स्टार्ट किया था ना, उसको एंड करते पहले। तो आज क्या है 15 और 12। तो जो बच्चे जुड़ गए हैं बताइए। बिल्कुल ठीक है। हाँ भाई, पहले तो गुड आफ्टरनून और थोड़ा इंफॉर्मेशन दे दें, ठीक है। अपने इधर कैसा है? ऑलवेज सही रहता है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7.5 कंप्लीट करना है। पहले तो फटाफट देख लेते हैं। 7.5 वो जो था ना, पैरेलल क्या था है ये पैरेलल। अब ये पैरेलल एक्चुअल में क्या होता है? इसको आप सिनोनिम मान लो किसका? क्यूबॉइड का। क्यूब होता है, ठीक है, और एक होता है क्यूबॉइड लाइक अ रूम, जैसे रूम है ना, ये क्या है? क्यूबॉइड। तो पैरेलल भी इसको बोल सकते हैं। ऑपोजिट फेसेस क्या होते हैं? पैरेललोग्राम। और रेक्टेंगल भी तो पैरेललोग्राम ही होता है। रेक्टेंगल इज आल्सो अ पैरेललोग्राम। तो 3D में होता है पैरेलल, और इसको आप सिनोनिम माने किसका? क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड कैसे बनता है? कुछ इस तरह से। तो आप बताएंगे मुझे इसका आंसर, और बहुत ही इजीली। रिकॉर्डिंग ऑन है लक्ष्य? तो दिस इज अ पैरेलल क्यूबॉइड, ठीक है। लेट दिस इज विड्थ, लेंथ, हाइट। अब आपको इनकी इंफॉर्मेशन दी हुई है, क्या है? बी क्रॉस सी डॉट ए। मैं मान लेता हूं ये बी है, मैं मान लेता हूं ये सी है, और मैं मान लेता हूं ये ए है। तो बी सी ए, किसी भी एक साइड को ले लो आप, जैसे साइड है यहाँ से, एक बी है और इसको सी मान लो, ये ओ है और इसको ए मान लो आप, है ना। तो ये जो ओ पॉइंट है, इस ओ पॉइंट से बी वेक्टर, सी वेक्टर, यहां लगा देता हूं सी वेक्टर, और ये ए वेक्टर, ठीक है। बी क्रॉस सी का डायरेक्शन क्या होता है? तो कल मैंने यहां पर छोड़ा था, बी क्रॉस सी का डायरेक्शन क्या होगा? तो बी क्रॉस सी का डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन में, नॉर्मल की डायरेक्शन। सही बात है? याद आया ना कुछ? दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन कहाँ होता है? ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच द टू वेक्टर लाइज। तो बी वेक्टर सी वेक्टर कहाँ पर है? इस पैरेलल, जिसको हम क्यूबॉइड बोल रहे हैं, इस क्यूबॉइड के प्लेन में है बी वेक्टर भी, सी वेक्टर भी। तो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और ये एन वेक्टर, ए वेक्टर पैरेलल है। तो ये जो एन वेक्टर है, ये किसकी डायरेक्शन है? बी क्रॉस सी की डायरेक्शन है। क्या? बी सी एन कैप, बी सी एन कैप। इनके बीच में यहाँ एंगल पता है कितना होता है? 90 डिग्री। पैरेलल है ना, एंगल 90 डिग्री, साइन 90 कितना होता है? 1। तो जब हम बी क्रॉस सी ओपन करते हैं, बी क्रॉस सी ओपन करते हैं, तो बी सी साइन 90 और ये एन कैप। साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1। एन कैप क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस सी। तो बस डायग्राम से आपको क्या पता लग रहा है यहाँ पर? एन कैप किसके पैरेलल है? ए वेक्टर के पैरेलल है, ठीक है। अब क्वेश्चन में जो आपको गिवन है 7.5 में, वो क्या पता करना है? ए डॉट बी क्रॉस सी। ए डॉट बी क्रॉस सी क्या होगा ये पता करना है। क्या वो इस पैरेलल का वॉल्यूम होगा? तो बताइए, इस पैरेलल का वॉल्यूम आप क्या जानते हो? किसी भी क्यूबॉइड का वॉल्यूम आप क्या जानते हो? V इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में। तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या होगा? A इंटू बी इंटू सी। तो हमें प्रूव करना है कि A डॉट बी क्रॉस सी क्या होगा? A इंटू बी इंटू सी होगा। वी हैव टू प्रूव दिस, और बड़ी आराम से कर देंगे। आधा तो कर दिया, देखो मैंने सर। यस बोलिए सर, ये डायरेक्शन वाला पोर्शन समझ में नहीं आया। ये वाला यस सर। ये वाला है ना। तो आपको मैंने क्रॉस प्रोडक्ट बताया हुआ है, थोड़ा सा वापस बता देता हूँ। दो वेक्टर्स, अगर आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करते हैं, ए क्रॉस बी, तो मैंने क्या बताया था राइट हैंड थंब रूल से? अगर हम ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ फिंगर्स बेंड करते हैं, ए वेक्टर से
बी वेक्टर की तरफ फिंगर्स बैंड करते हो तो थंब हमें किसकी डायरेक्शन बताता है? बताइए, जल्दी बोलिए। ए क्रॉस बी की, ठीक है। तो वेक्टर प्रोडक्ट थोड़ा सा रिवाइज करना है अगर नहीं किया है तो एक बार मैं वापस बता रहा हूँ, ए क्रॉस बी को ही इफ द ब्लू मार्कर रिप्रेजेंट्स द ए वेक्टर एंड द ग्रीन मार्कर रिप्रेजेंट्स टू द बी वेक्टर, ये इस तरह से है एक प्लेन में। तो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक है। और आपको ए क्रॉस बी करना है तो आपको राइट हैंड की फिंगर्स कहां से कहां बैंड करनी पड़ेगी? ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ, ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ, ठीक है। थंब हमें ऑटोमेटिकली क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो हमारे इस प्रेजेंट क्वेश्चन में हमने डायग्राम बनाया, ये है डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर, ठीक है। तो आप बी वेक्टर से सी वेक्टर की तरफ फिंगर्स बैंड करें, ये रहा बी वेक्टर और ये रहा सी वेक्टर, 90 डिग्री है, देख लो एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ब्लू मार्कर है बी वेक्टर, ग्रीन मार्कर है सी वेक्टर। तो बी वेक्टर से सी वेक्टर की तरफ फिंगर्स बैंड करेंगे तो थंब कहाँ जा रहा है? अपवर्ड, और अपवर्ड किसकी डायरेक्शन है? ए वेक्टर की डायरेक्शन। आप डायग्राम कैसे भी बनाओ, है ना, बी क्रॉस सी की डायरेक्शन हमेशा किसके पैरेलल आएगी? ए वेक्टर की। और अब अच्छी बात क्या है, बीच में क्या है? डॉट प्रोडक्ट। किन के बीच में डॉट प्रोडक्ट है? एक तो ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर कौन है? बी क्रॉस सी। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अपने आप में एक वेक्टर होता है। तो बी क्रॉस सी का डायरेक्शन ए वेक्टर के डायरेक्शन के पैरेलल है। तो जब हम डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे तब देखिए क्या मिलेगा। तो मैंने इक्वेशन 1 लिख दिया एक तो। सबसे पहले आपको क्या पता लगाना है? बाय पार्ट क्वेश्चन करना है, बी क्रॉस सी। तो बी क्रॉस सी पता लगा लिया मैंने, बी सी एन कैप, एन कैप दिख रहा है ना डायग्राम में, बी सी एन कैप। अब देखिए बी ब्रैकेट बी, सॉरी यहाँ पर ये क्या है? ए है, तो ए ब्रैकेट बी सी इंटू कॉस 0 डिग्री। अब ये क्या हुआ भाई? कॉस 0 कैसे आया, जल्दी बताइए। लाइन डॉट प्रोडक्ट में कॉस आता है। यस सर। और कॉस थीटा, थीटा किसके बीच का एंगल होता है? फर्स्ट वेक्टर एंड सेकंड वेक्टर। तो फर्स्ट वेक्टर कौन है? ए वेक्टर, ऊपर की तरफ है। सेकंड वेक्टर कौन है? बी क्रॉस सी, ये भी ऊपर की तरफ है, एन कैप। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री, 0 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में अच्छी बात क्या है, आपसे दोनों प्रोडक्ट की नॉलेज पूछ ली इन्होंने, क्रॉस प्रोडक्ट की भी, देन डॉट प्रोडक्ट की। तो पहले मैंने क्रॉस प्रोडक्ट को सेपरेट सॉल्व करके लिख दिया। बी सी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट, और एन कैप क्या है? डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। तो बी सी बिकॉज मैग्नीट्यूड है क्रॉस प्रोडक्ट का, तो जब हम ए डॉट बी क्रॉस सी को सॉल्व करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी इनटू कॉस थीटा, और थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी क्रॉस सी वेक्टर। बी क्रॉस सी वेक्टर का डायरेक्शन है एन कैप के अलावा ए वेक्टर का डायरेक्शन। तो टॉपिक तो बहुत, इक्वेशन तो बहुत 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 इजी है। आपको क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए, आपको डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए। मैं सेपरेट फॉर्मूलाज यहाँ लिख देता हूँ। ए क्रॉस बी क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा इनटू एन कैप। एन कैप क्या होता है? नॉर्मल वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर होता है ये। और एन कैप की डायरेक्शन कौन बताता है? थंब। जब आप ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ फिंगर्स बैंड करते हो तो थंब हमें एन कैप की डायरेक्शन बताता है। दूसरा प्रोडक्ट आपने पढ़ा है डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट बी। तो ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट का जो आंसर होता है वो स्केलर होता है, याद आया कुछ? डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। बहुत डिटेल में पढ़ा है हमने डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट ना, डायरेक्शन भी बनाई है, राइट हैंड थंब रूल भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों को यूज लिया है। पहले हमने बी क्रॉस सी सेपरेट सॉल्व कर लिया, फिर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हमारे लिए, इस बॉक्स में हमारे लिए डॉट प्रोडक्ट, डॉट के पहले एक वेक्टर है, डॉट के बाद में एक ही वेक्टर है, ये बी क्रॉस सी अपने आप में एक वेक्टर है, और इस वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ है? अपवर्ड, अपवर्ड।
ए वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ है, अपवर्ड, इसलिए यहाँ क्या लिखा है मैंने, सीधी सी बात है ना। तो बताइए आंसर क्या आ रहा है, ए इंटू बी इंटू सी, विच इज वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, है ना, क्यूबॉइड। तो ए इंटू बी इंटू सी, साइन 0 डिग्री क्या होता है, 1। तो डायग्राम जरूर बना लें, और उसके बाद स्टेप 1 बी क्रॉस सी पता लगा, इक्वेशन 1। उसके बाद स्टेप 2 इसको सॉल्व किया मैंने यहाँ, ए इंटू बी इंटू सी क्या है, वॉल्यूम ऑफ दिस पैरेलल पाइप। जल्दी कीजिए। तो एक्चुअल में जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आता ना, तो स्टूडेंट को एक इल्यूजन हो जाता है कि क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, बट क्वेश्चन तो बहुत इजी है। 2 स्टेप, फर्स्ट क्रॉस प्रोडक्ट, सेकंड डॉट प्रोडक्ट, और आंसर आएगा ए इंटू बी इंटू सी। और जूनियर क्लास में आपने पढ़ा है ना, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, दैट मींस क्यूबॉइड। 7.6, अब इसके लिए मैं आपको और एक अच्छे मेथड से बताता हूँ। 7.6 तो आप लोग जब ये 7.5 हो जाए तो बता देना, देन हम 7.6 स्टार्ट करेंगे। एंगुलर मोमेंटम के लिए हम सिंबल एल यूज ले चुके हैं ना, कैपिटल एल, एंगुलर मोमेंटम। इनका अटेंडेंस भी ले लेना। हो जाएगा ना। हाँ भाई, ये डायग्राम इरेज कर सकता हूँ। हाँ भाई, घर से भी बता दे, डायग्राम तो इरेज कर दूं। यस सर। यस सर। ओके, थैंक यू। तो डायग्राम तो इरेज करते हैं पहले। बी क्रॉस सी कर ही लिया होगा, इक्वेशन 1। और ये क्या है, बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड। ये क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो जो अंडरलाइन किए हुए हैं ये मैग्नीट्यूड होते हैं। फर्स्ट वेक्टर ए वेक्टर, सेकंड वेक्टर बी वेक्टर, बी क्रॉस सी वेक्टर। चलिए, तो 7.6 क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको किसी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर गिवन है, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। पोजीशन वेक्टर कहते हैं इसको इन मीटर, ठीक है। और आपको पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम गिवन है, p होता है ना, लीनियर मोमेंटम p इक्वल टू mv। ये वेक्टर नोटेशन में है, px i कैप, py j कैप, pz k कैप, where px is x component of the momentum, py is y component, pz is z component of the linear momentum। ये x y z क्या होते हैं, है ना, एक तरह से पोजीशन होती है, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट। आपको ये इंफॉर्मेशन दिया है। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, kg इंटू मीटर अपॉन सेकेंड, ठीक है। आपसे पूछा गया है, तो मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर देता हूं आपके लिए। शो दैट if the particle moves only in, show that if the particle moves only in xy plane, then the angular momentum has only z component। अगर पार्टिकल xy प्लेन में चलता है, अगर पार्टिकल xy प्लेन में ही मोशन करता है, तो एंगुलर मोमेंटम का z कंपोनेंट ही होगा ओनली, ये कह रहे हैं। तो गाइस, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, L होता है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला मुझे कुछ ऐसा याद आ रहा है, आप थोड़ा याद दिलाओ। याद है, एक दिन पढ़ा था। यस सर।
और इसके बाद टॉर्क भी पढ़ाया था, आर क्रॉस एफ, ये होता है एंगुलर मोमेंटम। आपको 2 स्टेप में काम करना है। पहले आपको एल वेक्टर पता लगाना है, 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। देन हम एक कंडीशन अप्लाई करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 7.6 में कही है। अगर कोई पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में चल रहा है, एक्स वाई प्लेन में, अगर कोई पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मोशन कर रहा है, तो उस पार्टिकल के लिए z 0 होगा, tz भी 0 होगा। आप क्या सोचते हैं? अगर कोई पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में चल रहा है तो उसका z कंपोनेंट क्या होगा? 0। अगर ये जो फ्लोर है ना, ये फ्लोर क्या है हमारा, जहां हम बैठते हैं, खड़े होते हैं, चलते हैं, एक्स वाई प्लेन है ना। अगर कोई पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में है तो उसकी हाइट कितनी है? 0, z कंपोनेंट 0। और अगर कोई पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मोशन कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी या तो x डायरेक्शन में होगी या y डायरेक्शन में होगी, एक्स वाई में होगी। z डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी क्या? नहीं होगी, तो मोमेंटम भी नहीं होगा। तो अगर कोई पार्टिकल कहाँ चल रहा है, कहाँ मोशन कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में, तो उसकी z डायरेक्शन में ना तो कोई पोजीशन होगी, z डायरेक्शन में ना कोई वेलोसिटी होगी, ना कोई मोमेंटम होगा। ठीक है, तो 2 स्टेप में इस क्वेश्चन का भी काम होगा। पहले आपको एल वेक्टर पता करना है, देन इस कंडीशन को अप्लाई करना है, और ऑटोमेटिकली बात पता लग जाएगी क्या, कि जो लीनियर मोमेंट सॉरी जो एंगुलर मोमेंटम है उसका z कंपोनेंट ही होगा ओनली। देखते हैं कैसे। तो गाइज आपको एक फॉर्मूला याद आया क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए? आई कैप, जे कैप, के कैप, एक्स वाई जेड, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। कुछ याद आया? फर्स्ट वेक्टर कौन है? आर वेक्टर। आर वेक्टर ये रहा, देखो, है ना। तो आर वेक्टर के कंपोनेंट क्या है? एक्स वाई जेड, लिख दिया मैंने, एक्स वाई जेड। सेकंड कौन है? लीनियर मोमेंटम। अब लीनियर मोमेंटम के कंपोनेंट देख लो, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, ठीक है ना। तो स्टार्ट कर दो, अभी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे हम। लीनियर मोमेंटम की हेल्प से एंगुलर मोमेंटम आने वाला है। फटाफट यहां तक लिख दें। तो इस क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है कुछ, क्योंकि क्वेश्चन है शो दैट इफ द पार्टिकल मूविंग इन xy plane then the angular momentum has only z component। अभी प्रूव करते हैं। तो गाइस क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं आपको पता होगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। चलो इस क्वेश्चन की मदद से आपको कुछ बात रिकैप भी हो जाएगी। 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं आपको याद है? रो कॉलम कैसे हाइड करते हैं हम? तो जब आपको आई कैप के ब्रैकेट के अंदर क्या आना है वो पता करना है, तो आप आई कैप से पास होने वाले कॉलम, आई कैप से पास होने वाली रो को हाइड कर दें, है ना, इन सबको। तो बचा क्या? ये सब। और इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है ना। तो क्या आएगा? y पी जेड माइनस, याद आया, माइनस z पी वाई, y पी एक्स सॉरी y पी जेड माइनस z पी वाई। ये सबस्क्रिप्ट में है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ये एक्स वाई जेड जो है सबस्क्रिप्ट में है पी के। चलिए जे कैप के ब्रैकेट में क्या आएगा? जे कैप के ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? तो जे कैप से पास होने वाली कॉलम, पास होने वाले कॉलम और रो को हाइड कर दिया, तो बचे कौन? एक्स जेड, पी एक्स, पी जेड। और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं? इस तरह से, है ना। नेक्स्ट कॉलम की ऊपर वाली टर्म से। तो किस कॉलम को हाइड किया? जे कैप वाले कॉलम को हाइड किया। नेक्स्ट कॉलम कौन सा है? के कैप वाला। तो जिस कॉलम को आप हाइड करते हैं उसके नेक्स्ट कॉलम की ऊपर वाली टर्म से क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं। तो पी जेड पी एक्स, जेड पी एक्स माइनस एक्स माइनस, चलो माइनस क्या आएगा बताओ? एक्स पी जेड। ठीक है, एक्स पी जेड। जे कैप का ब्रैकेट कंप्लीट। नाउ के कैप,
तो के कैप के कॉलम को हाइड करते हैं, तो के कैप के बाद साइकिल रिपीट होती है, के कैप के बाद क्या आएगा, वापस आई कैप, तो आई कैप मतलब ऊपर वाली टर्म, इससे प्रोडक्ट करना है, एक्स एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, ठीक है। तो ये आ गया एल वेक्टर। अब क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन है ना उसको यूज लेनी है। अगर कोई पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मोशन कर रहा है तो उसका जेड 0 होगा और पी जेड भी 0 होगा। ओनली पार्टिकल कहाँ चल रहा है, एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। लिखिए इसके नीचे, बिकॉज द पार्टिकल, इस इक्वेशन के नीचे लिखिए, बिकॉज द पार्टिकल is moving in xy plane only, because the particle is moving in xy plane, ये क्वेश्चन में गिवन है इसलिए हम लिख रहे हैं, because the particle is moving in xy plane only, so for the particle, देखिए, so for the particle z equal to 0 and pz equal to 0. So for the particle z equal to 0 and pz equal to 0. From equation 1, इस इक्वेशन को मैंने 1 मार्क अप कर दिया, आप भी कर देना। ये जो एल वेक्टर पता लगाया ना हमने, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एल वेक्टर इक्वल टू तो जहां जहां z है वहां 0 करो, जहां जहां pz है वहां भी 0 करो। जहां जहां z है वहां 0, जहां जहां pz है वहां 0। मुझे लगता है यही मिलेगा, तसल्ली से है ना, जल्दीबाजी में। जहां z है वहां 0, जहां pz है वहां भी 0, तो वन एंड ओनली ब्रैकेट बचा के कैप वाला। एक्चुअल में यही तो प्रूव करना था, शो दैट द एंगुलर मोमेंटम हैज z कंपोनेंट ओनली। तो के कैप किसके अलोंग होता है, z कंपोनेंट, z डायरेक्शन, सही ना, आ रहा है 0 0 देन, है ना। तो बस लास्ट में लिख दें के कैप एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, हेंस प्रूव। के कैप साफ साफ बता रहा है कि एंगुलर मोमेंटम का एक ही कंपोनेंट है, z डायरेक्शन में, ठीक है। तो कंप्लीट 7.7, two particles each of mass m and speed v traveling in opposite direction along a parallel line separated by a distance d, ठीक है। तो जैसा दिख रहा है पहले वैसे डायग्राम में दिखाते हैं हम। दो पार्टिकल हैं जिनके मास सेम है, स्पीड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, पैरेलल लाइन पर चल रहे हैं और पैरेलल लाइन के बीच का सेपरेशन d है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7.7, पैरेलल लाइन, ठीक है, पार्टिकल ऑफ मास m, लेट ये ऊपर की तरफ जा रहा है, दूसरा पार्टिकल कहीं भी ले लो, ये लो, ऑफ मास m, इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, नीचे की तरफ जा रहा है। दोनों की क्या सेम है, स्पीड सेम है, इसका मतलब दोनों के लीनियर मोमेंटम इन मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, और इन दोनों लाइन के बीच का सेपरेशन कितना है, d, सेपरेशन है d। अब प्रूव क्या करना है, इतना तो बना लो, आप बना लो, इतना बना लिया फटाफट, मैं देख लेता हूं क्या है। शो दैट द वेक्टर एंगुलर मोमेंटम, मतलब कैपिटल एल, ऑफ द टू particles of system is same whatever be the point about which the angular momentum is taken। मतलब इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम सेम होगा, कोई सा भी पॉइंट ले लो,
जहां से आप ऑब्जर्वर कहीं भी हो एंगुलर मोमेंटम सेम होगा। ठीक है, देखते हैं। तो यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं मैं, ए बी सी, ए बी सी। ए के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम देखेंगे सिस्टम का, बी के अबाउट देखेंगे, सी के अबाउट देखेंगे। अगर इन तीनों पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम सेम आ जाता है सिस्टम का, सिस्टम मतलब दोनों पार्टिकल का मिलाकर एंगुलर मोमेंटम सेम आ जाता है, तो हम कहेंगे हेंस प्रूफ। तो एक्चुअल में वी have to find angular momentum of the system about A, then about B, then about C. We form three equations, और तीनों ही इक्वेशन में कैपिटल L की वैल्यू सेम आ जाएगी तो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वॉट एवर बी दी पॉइंट, ऐसा इन्होंने कहा है। तो इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? तो गाइस एंगुलर मोमेंटम का देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है, L वेक्टर इक्वल टू R क्रॉस P। P क्या होता है? mv होता है। तो P को तो आप mv लिख सकते हो ना, mv, V वेक्टर है। तो एंगुलर मोमेंटम हमें पता है क्या होता है। ठीक है, पार्टिकल एक इधर जा रहा है, दूसरा नीचे जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वेक्टर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको याद है ना? चलिए डायग्राम हो गया, ABC मार्क कर दिए। AC कितना है? लेंथ AC कितना है? D। क्वेश्चन में गिवन है। हम एज्यूम कर लेते हैं AB की वैल्यू है x, तो BC की वैल्यू कितनी होगी? D माइनस एक्स। बिल्कुल सही। तो एक काम और कर लो, है ना, x d माइनस एक्स आपके डायग्राम में दिखना चाहिए, जल्दी करो। जैसे एक बार आपने प्रूव किया था ना, मैकेनिकल एनर्जी सेम रहती है, कंजर्व रहती है टॉप पॉइंट पर, इन बिटवीन ग्राउंड पर, mgh। तो यहाँ पर हमने ABC 3 पॉइंट ले लिए, A के अबाउट L, देन B के अबाउट L, देन C के अबाउट L। सेम आएगा, अभी देखते हैं, क्योंकि सिस्टम इन्होंने ऐसा कुछ कहा है। आपको याद होना चाहिए, जब भी एंगुलर की बात होती है ना, एंगुलर मोमेंटम या टॉर्क, तो वहां पर दो ही डायरेक्शन होती है। कौन सी दो डायरेक्शन? इन रोटेशनल मोशन देयर एग्जिस्ट टू डायरेक्शंस ओनली। विच टू डायरेक्शंस? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। रोटेशनल मोशन में यही होता है, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको कुछ बेसिक बातें तो मैंने बता दी, अब ये कैसे काम में लेनी है वो देखिए आप। चलिए, तो सबसे पहले मैं पॉइंट ए के अबाउट सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम पता करना चाहता हूं। एल ए वेक्टर नोटेशन में लिख देता हूं, एल ए। अब वो क्या होगा? देखिए, फर्स्ट पार्टिकल इसको मान लेते हैं, सेकंड पार्टिकल इसको मान लेते हैं, मास सेम है ना, इसलिए दोनों जगह m लिखा है। तो इस पार्टिकल का, है ना, फर्स्ट पार्टिकल का a के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू एंगुलर मोमेंटम, सॉरी लीनियर मोमेंटम। तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए ए पॉइंट से डिस्टेंस कितना है? फर्स्ट पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम की लाइन ऑफ एक्शन देखो, सब कुछ भूल जाओ। फर्स्ट पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम, जो लेफ्ट साइड में पार्टिकल है उसके लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन सही है। तो वो जो लीनियर मोमेंटम P इक्वल टू mv, वो लीनियर मोमेंटम A से पास हो रहा है ना। तो जब आप R क्रॉस P करते हैं तब आपको क्या मिलता है? L मिलता है। बेसिक फॉर्मूला तो यही है। तो मैंने यहां पर यही किया है, देखो R क्रॉस P, ध्यान दे। तो P पॉइंट के अबाउट फर्स्ट पार्टिकल का लीनियर मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम होगा ही नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं। अब एक और बात, ये बहुत बार होगा, अभी देखिए बात। जीरो कैसे हुआ सर? क्या कह रहे हो सर? आर वेक्टर जीरो कैसे हुआ?
आपने लिखा नहीं क्या? कुछ डायग्राम के बाद कुछ लिखा है अभी तक? हाँ, तो पहले वो लिख लो, फिर मैं एक बार और क्लियर कर लेता हूँ। क्या लिखना है सुन लो। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अबाउट पॉइंट ए, लिखिए। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अबाउट पॉइंट ए, अबाउट पॉइंट ए, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अबाउट पॉइंट ए। हाँ भाई, डन। अब फटाफट याद करो एल की डेफिनेशन। आ गई याद? नहीं आई तो फ्लिप करो पेज। एल वेक्टर की डेफिनेशन बताइए आपको। द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, एक तो ये, और उससे पहले आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में बताया था। इट इज डिफाइंड बाय द प्रोडक्ट ऑफ, याद आया कुछ? लीनियर मोमेंटम एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस। देखो मिल गई ना? ओके, अब यहाँ पर दो पार्टिकल हैं, तसल्ली से देख लो इसकी डेफिनेशन, एल वेक्टर की डेफिनेशन क्या होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस of the line of action of linear momentum from the rotational axis। बुक में कुछ नहीं मिलेगा, ये स्पेशल बुक है आपकी, इसलिए तो नोट्स का इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाता है 11th-12th में। ओके, तो एल वेक्टर की डेफिनेशन देख लेना, या तो मिल गई होगी, नहीं तो तसल्ली से याद रख लो, कहीं हाथ पे लिख लो कि दिखनी है इसको। ओके, अब लेफ्ट वाला जो पार्टिकल है उसकी लाइन ऑफ एक्शन दिख रही है लीनियर मोमेंटम की। लेफ्ट वाले पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम की लाइन ऑफ एक्शन देखो, ये है जो मैं मार्कर अभी दिखा रहा हूं, ये है। तो इस लाइन ऑफ एक्शन का ए पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ है क्या? इस लाइन ऑफ एक्शन का लीनियर मोमेंटम की लाइन ऑफ एक्शन का ए पॉइंट से कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही नहीं। नो सर। है ही नहीं तो, और पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम कितना है? m इंटू वी, दैट्स इट। ये तो एक पार्टिकल का है ना, सिस्टम में कितने पार्टिकल हैं? दो, तो प्लस अब दूसरे का नंबर लेते हैं। दूसरे पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम की लाइन ऑफ एक्शन देखो, सही कर रहा हूं? दूसरे पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम की लाइन ऑफ एक्शन ये होगी, सही बात? सही बात, वेलोसिटी जहां होगी वहां लीनियर मोमेंटम होगा। और ए पॉइंट से इस लीनियर मोमेंटम की ये जो है डायरेक्शन, तो ए पॉइंट से इस डायरेक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? डी है। ए पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? डी है। तो मैं क्या लिखूंगा? डी वेक्टर क्रॉस एम बी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। तो फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल, दोनों के एंगुलर मोमेंटम हो गए। फाइनली फॉर्मूला क्या आया एल ए का? डी क्रॉस एम वी। अगर आप मैग्नीट्यूड पता करें ना तो आएगा डी एम वी, क्योंकि मुझे डी वेक्टर वी वेक्टर 90 डिग्री पर दिख रहे हैं। डी वेक्टर वी वेक्टर के बीच का एंगल कितना दिख रहा है? 90 डिग्री। जब क्रॉस प्रोडक्ट खोलते हैं तो साइन 90 आता है, साइन थीटा 90। तो एक तो इक्वेशन ये एल ए पता कर लिया, एल ए पता कर लिया। अब जो स्टेटमेंट लिखा था ना, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अबाउट पॉइंट ए, हो गया। अब आपको लिखना है एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अबाउट पॉइंट बी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अबाउट पॉइंट सी, सी नहीं पहले बी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अबाउट पॉइंट बी, अबाउट पॉइंट बी। अब रोटेशनल एक्सेस हमारी क्या हो गई? बी से पास होने वाली। रोटेशनल एक्सेस हमारे लिए कहां से पास होने वाली है? बी से। रोटेशन किसके अबाउट लिया जा रहा है? बी के अबाउट। ऑब्जर्वर यहां पर है, ठीक है। तो देखिए वही बात, लेफ्ट वाले पार्टिकल के लिए लीनियर मोमेंटम इस डायरेक्शन में है। इस लीनियर मोमेंटम की जो लाइन ऑफ एक्शन है, बी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? एक्स। दिखाई दे रहा है? तो मैं लिखना शुरू कर रहा हूं, एक्स इंटू एम वी, एक्स इंटू एम वी, एक्स इंटू एम वी। एम वी हमारा लीनियर मोमेंटम है।
प्लस ये तो फर्स्ट पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम है, किसके अबाउट, बी पॉइंट के अबाउट। लेफ्ट वाले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम है बी के अबाउट। अब राइट वाले पार्टिकल का देखिए, तो अब आप थोड़ा जल्दी सोच पाएंगे। डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये है, बी पॉइंट ये है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, BC, डी माइनस एक्स, कितना है, डी माइनस एक्स, तो D माइनस एक्स क्रॉस MV, इसको तो सीधा सीधा ही लिख देना, D माइनस एक्स क्रॉस MV, D माइनस एक्स क्रॉस MV। MV को अंदर प्रोडक्ट करो, यहां पर ब्रैकेट लगा देता हूं, बीच में क्रॉस प्रोडक्ट ज्यादा बेटर रहेगा। D माइनस एक्स ब्रैकेट में है, क्रॉस MV ब्रैकेट में है, प्रोडक्ट करते हैं x क्रॉस MV प्लस D वेक्टर क्रॉस MV माइनस x वेक्टर क्रॉस MV। तो आप देखेंगे लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म प्लस माइनस कैंसिल, यस सर, ऑब्वियसली कैंसिल, तो क्या रहेगा हमारे पास, D क्रॉस MV। सेकेंड इक्वेशन, the angular momentum of the system about point B, again D cross MV। ठीक है, ये बताओ बीच में ऐड क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि सेम डायरेक्शन में अगर मोमेंट होता है तो ऐड होता है। यहां देखिए B पॉइंट के अबाउट एरो देख रहे हैं इधर, तो इसको बोलते हैं इस तरफ क्लॉकवाइज। सॉरी इस पार्टिकल को देखें इधर जा रहा है, तो B पॉइंट के अबाउट इसका मोमेंट किधर आएगा, दोनों मोमेंट सेम डायरेक्शन में है, या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कुल मिलाकर दोनों मोमेंट सेम डायरेक्शन में, मुझे क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो अगर कोई भी दो मोमेंट आइदर टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम सेम डायरेक्शन में होता है, ऐड होता है। अगर एक क्लॉकवाइज होता एक एंटी क्लॉकवाइज होता तो मैं सब्ट्रैक्ट करता, बट ऐड हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो जीरो ही था इसलिए फर्क नहीं पड़ा, बट यहाँ पर दोनों नॉन जीरो हैं, दोनों पार्टिकल के B के अबाउट एंगुलर मोमेंटम रिसीव हो रहे हैं, इसलिए ठीक है वेक्टर सम। अब लास्ट लिखिए, अबाउट C एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अबाउट पॉइंट C, अबाउट पॉइंट C। तो अब मुझे लग रहा है जो राइट वाला पार्टिकल है ना उसका एंगुलर मोमेंटम तो जीरो आएगा, बट जो लेफ्ट वाला पार्टिकल है उसका ही आ जाएगा कंप्लीट। ठीक बात है, तो एंड कीजिए और इक्वेशन 1 2 3 से आपका इक्वेशन प्रूव हो जाएगा। We receive same angular momentum whatever be the point, पॉइंट बाहर भी हो ना सिस्टम के, अगर यहाँ पॉइंट हो यहाँ पॉइंट हो तब भी आपका सेम ही आएगा आंसर। तो LC बताइए क्या लिखें, D वेक्टर क्रॉस MV प्लस 0, देखिए सही है C के अबाउट। तो फर्स्ट वाला ब्रैकेट नॉन जीरो है क्योंकि लेफ्ट वाले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम हमें रिसीव होगा क्या, D क्रॉस MV, और C के अबाउट बिकॉज आप मोमेंट ले रहे हैं तो सेकंड वाले पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम की लाइन ऑफ एक्शन C से पास हो रही है, इसलिए 0 क्रॉस MV 0। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या हुआ यहां पर भी D क्रॉस MV, इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 and 3 we receive same angular momentum about all the points। तो क्वेश्चन में देखो ना लैंग्वेज यही प्रूव करना था, शो दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम remains same whatever be the point, whatever be the point about which angular momentum is taken, whatever be the point about the angular momentum is taken। आउटसाइडर पॉइंट ले लेना तब भी ऐसे ही होगा, बट वहां सब्ट्रैक्शन करना पड़ सकता है। थोड़ा सा किसी को हाई स्केल में जाना है ना तो देख लीजिए, अगर मैं यहाँ कहीं D पॉइंट ले लूं, थोड़ा सा देख लो, जिसका दिमाग थोड़ा सा ज्यादा चलता है ना उसको तो समझ में आ ही जाएगा। अगर यहाँ हम D पॉइंट ले लें तो D पॉइंट का A से डिस्टेंस है लेट Y, D पॉइंट का
डी पॉइंट का m पार्टिकल से परपेंडिकुलर डिस्टेंस y है, m पार्टिकल जितना लेफ्ट वाला, d पॉइंट से इस m पार्टिकल, m मास के पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? y plus d। y प्लस डी या d प्लस y, कुछ भी कहें, सही बात है। अब आपको d के अबाउट मोमेंट लेना है, ध्यान दें। तो ये वाला पार्टिकल ऊपर जा रहा है ना, तो मोमेंट किसके अबाउट लेना है? d के अबाउट। तो इस पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम, लेफ्ट वाले पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन इधर है, तो इसका जो मोमेंट होगा ना d के अबाउट, वो मोमेंट कैसा होगा? d के अबाउट रोटेशन ले रहे हैं, तो इस पार्टिकल का मोमेंटम क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। और इस पार्टिकल का मोमेंट क्या होगा d के अबाउट? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मोमेंट की वैल्यू ज्यादा होगी, डिस्टेंस ज्यादा है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट छोटा होगा, डिस्टेंस कम है। तो इस मोमेंट, इस पार्टिकल के मोमेंट में से इस पार्टिकल का मोमेंट सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा? वही मिलेगा। व्हाटएवर बी द पॉइंट, इनसाइडर पॉइंट हो, लाइन पर हो पॉइंट, या आउटसाइडर पॉइंट हो, एंगुलर मोमेंटम सेम आता है। आपको बस 3 पॉइंट लेने होते हैं, हमने ले लिए ए बी सी, दैट्स इट। आउटसाइडर नहीं लेना है। आउटसाइडर लेते हैं तो एक एंगुलर मोमेंटम दूसरे एंगुलर मोमेंटम का अपोज करता है, तब आपको बीच में क्या लगाना पड़ता है? माइनस। समझ रहे हैं? बाय डिफॉल्ट आपको सेम मिलेगा, तो ये एक्स्ट्रा मैंने बता दिया। ओके, एक क्वेश्चन और कर लें, देखिए टाइम है, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। कितना टाइम हुआ है ना, आराम से हो जाएगा। तो 7.8, क्वेश्चन नंबर 7.8 डायग्राम बना देता हूं। अच्छा क्वेश्चन है, डायग्राम बेस्ड है। आपको एक बात याद दिला दूं उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने की। साइन 37, साइन 53 डिग्री, इनकी वैल्यूज कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज होती है, बताओ कितनी होती है? 3/5 बोल रहे हैं, हो सकता है। अगर यहाँ पर 37 है तो यहाँ पर कितना होगा? 53, यहाँ पर 90 है। देखो तीनों का सम 180 आ रहा है क्या? 37, 53, 90 है ना। यहाँ तो सिंबल ही लगा देता हूँ 90 का। तो ये जो वैल्यू होती है, ये होती है 3 मीटर, ये 4 मीटर और ये 5 मीटर। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है, पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है ना इसमें। तो इस ट्राइंगल के लिए साइन 37 क्या होगा? 3/5। इस ट्राइंगल के लिए साइन 53 क्या होगा? 4/5। सेम ट्राइंगल के लिए बताइए, चलिए बताइए cos 37 क्या होगा? cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, 4/5। और लास्ट cos 53 डिग्री क्या होगा? 3/5। 3/5, सही है ना। तो अब जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें रेशो काम आएंगे। जानबूझकर इन्होंने एंगल की वैल्यू दी है 36.9 डिग्री, 36.9 डिग्री नियरली इक्वल टू किसके होगा? 37। और एक एंगल दिया है 53.1 डिग्री, मतलब 53 डिग्री। तो इन्होंने एंगल इतने नियर दिए हैं कि हम इन वैल्यूज को यूज लेकर काम इजी कर सकते हैं। कंपोनेंट रिजॉल्व करना, ये सब मैं बता देता हूं। तो डायग्राम इंपॉर्टेंट होगा, उसके बाद आप खुद इसको सॉल्व कर दीजिए। तो अप्लाई कीजिए क्वेश्चन नंबर 7.8 और डायग्राम बनाते हैं। तो अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं उन सबसे बेस्ट क्वेश्चन है 7.8। और आप लोगों ने 10th के बाद साइंस ली है, तो आपको थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए कि आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें सबसे कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट कौन सा होता है। बहुत रिसर्च करना। हो सकता है 10 लोग पहले ही बोलते हैं फिजिक्स कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन और 10-20 से पूछना, आपके दिमाग में पक्का हो जाएगा। केमिस्ट्री है अब सर। जो सब्जेक्ट कॉम्प्लिकेटेड है उसमें मतलब उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। अगर आप इक्वल टाइम देते हैं, कुछ बच्चे तो होते हैं कि जो इजी लग रहा है, जिसको समझ में आ रहा है ना, उसी को पढ़ते रहते हैं। कर दिया उन्होंने बैलेंस का कचरा पूरा, जबकि बैलेंस बनाना है ना। हाँ भाई 7.8 बना डायग्राम। प्रैक्टिकली सोचना बहुत बड़ी बात नहीं है। एक वॉल है, पुराने आपने फिल्म देखी होगी ना, विलियन के वहां किसी हीरो को बांध देते थे,
एक वॉल इधर है, दूसरी वॉल इधर है, और दोनों हाथ बांधकर खड़े कर देते। तो यहाँ पर कोई हीरो या विलियन नहीं है, यहाँ पर एक रॉड है, ये दो वॉल है। यहाँ पर एक अनइवन मास डिस्ट्रीब्यूशन वाली एक रॉड है, ठीक है, इसकी नेमिंग बाद में देखेंगे क्या है। ओके, इसको यहां से ऐसे कनेक्ट किया है, तो ये जो आपको दिख रहा है ये थ्रेड है, रॉप है, कुछ थ्रेड ही बोल देते हैं, बहुत हैवी नहीं है ये रॉड। कितना है इसका मास नहीं बताया, बट लेंथ बताइए 2 मीटर, इसकी टोटल लेंथ है 2 मीटर। नेमिंग हम कर देंगे सब कुछ। एंगल्स देखें तो यहां पर एंगल कह रहे हैं 53.1 डिग्री, हम तो इसको 53 मानेंगे, आगे देखेंगे इसके बारे में। एक एंगल इन्होंने यहां कहा है 36.9, इसको हम नियरली इक्वल टू 37 मानेंगे, हमारा काम आसान हो जाएगा। अब इन्होंने कहा है कि जो रॉड है इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है C, और सेंटर ऑफ मास से क्या पास होता है, वेट, किसी भी बॉडी का वेट, याद है ना, छोटी बॉडी है तो सेंटर ऑफ मास ही सब कुछ होता है, और अगर बहुत बड़ी बॉडीज हैं तो उसके लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी काम में लेते हैं, जी की वैल्यू अगर चेंज करें। बट 2 मीटर का ऑब्जेक्ट है तो सेंटर ऑफ मास ही सब कुछ है। डब्ल्यू दिखा दिया। यहाँ पर आप थ्रेड में कुछ टेंशन होगा ना, होगा या नहीं होगा? यस सर। एक मेटल की रॉड है जिसकी लेंथ है 2 मीटर, 2 मीटर बहुत होता है ना, आपकी जो दोनों आर्म्स है ना फैला दो, उससे भी ज्यादा होता है 2 मीटर। तो मेटल की एक रॉड है तो कुछ तो वेट होगा, और वेट है तो जिन थ्रेड से सस्पेंड किया है उन थ्रेड में टेंशन तो होगा T1, और यहाँ पर टेंशन मैं मान लेता हूँ T2, ठीक है। तो डायग्राम में बुक में कोई टेंशन नहीं दिखाया, बट हमें पता है टेंशन तो होगा। अब आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इक्विलिब्रियम दिखा देता हूँ फटाफट। यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन में डाउनवर्ड एक फोर्स दिख रहा है W, वेट। यस सर। इस वेट को बैलेंस कौन करता है वो मैं बताता हूँ, टेंशन का कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये एंगल अगर 36.9 है तो गाइज ये भी तो उतना ही होगा। तो ये 36.9 मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं 37 लिख रहा हूँ, और आपको भी यही एडवाइस देता हूँ कि 37 53 कर दें। 0.1 डिग्री को तो हम कंसिडर ही नहीं कर रहे हमारे इस क्वेश्चन में, हमने समझ लो क्वेश्चन ही बदल दिया, थोड़ा सा ही बदला, ज्यादा नहीं बदला है ना। हाँ, ये एंगल भी कितना होगा थोड़ा चेक करके देखो, ऑल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल बोलते हैं ना, ठीक बात है। तो अब T2 का यहाँ कंपोनेंट होगा T2 cos 37, T2 का कंपोनेंट टेंशन फोर्स, T2 का कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट। अब कोई कहेंगे वर्टिकल में तो साइन आता है, तो थोड़ा अच्छे से पढ़ो, कसम मत खा लो कोई वर्टिकल में साइन आता है। एंगल देखो, जहां से एंगल बन रहा है उस डायरेक्शन में कॉस, और उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आता है साइन, है ना। तो T2 बीच में है, T2 बीच में है, T2 का एंगल जिस डायरेक्शन से बन रहा है उस डायरेक्शन में कॉस आता है, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन आता है। सिमिलरली फॉर T1, T1 का ये कंपोनेंट यहां पर आएगा T1 cos 53, ट्रू, और इधर आ जाएगा T1 sin 53। दी रॉड नाम कर देते हैं लाइक PQ, PQ रॉड है जिसकी लेंथ 2 मीटर है। दी PQ रॉड इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम है क्वेश्चन में कहा है। पता क्या करना है, पता क्या करना है, सेंटर ऑफ मास का P पॉइंट से डिस्टेंस, कैलकुलेट द डिस्टेंस D फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बार फ्रॉम इट्स लेफ्ट एंड। तो ये डिस्टेंस इन्होंने कहा है, ये P एंड है और ये C पॉइंट है, P से C तक का डिस्टेंस क्वेश्चन में कहा है D। ये D कितना होगा आपसे पूछ रहे हैं, ये D कितना होगा आपसे पूछ रहे हैं। अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सेम होता तो ये C पॉइंट बिल्कुल मिड पॉइंट होता। अगर बार कैसी होती, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन की, बिल्कुल एक जैसी थिकनेस की, बट कह रहे हैं क्वेश्चन में ये रॉड यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन वाली नहीं है, इसका सेंटर ऑफ मास लेफ्ट से थोड़ा, सॉरी मिड से थोड़ा सा लेफ्ट साइड में है,
आपको बताना है डी कितना होगा, पीसी लेंथ है ना डी, वो डी कितना होगा आपको पता लगाना है, ठीक है। अब डी सर आपकी स्क्रीन पॉज हो गई। तो सर सर आपकी स्क्रीन पॉज हो गई। सर ने मीटिंग लीव कर दी, शायद से लीव हो गई। हाँ भाई चल गया क्या? हाँ सर चल गया। हाँ भाई लीव करेंगे तो आपको बिल्कुल बोलकर करेंगे कि हाँ, बिल्कुल बाय बाय करेंगे आपसे। सर आप पार्टिसिपेंट्स में नहीं आ रहे थे इसलिए। हाँ वो कुछ इशू आ गया था, अभी ठीक है। तो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम कैसे होता है? अपवर्ड फोर्सेस इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी देखो T2 sin 37 इक्वल टू होगा T1 sin 53 के। T1 T2 टेंशन फोर्स है, और एंगुलर फिर हम कहीं लेंगे। एंगुलर वाला इक्वेशन सबसे इंटरेस्टिंग होगा, जो मैं आज बिल्कुल नहीं बता रहा हूं। हम या तो P के अबाउट, या फिर C के अबाउट, या फिर Q के अबाउट, इन तीनों में से किसी एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेंगे। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और कितने फोर्सेस हैं? कितने फोर्सेस हैं? 6। 1 2 3 4 5 ही है, सॉरी पेयर नहीं है W का, है ना। 5 फोर्सेस आर देयर। इन 5 फोर्सेस में से आप देखेंगे कुछ का मोमेंट ही नहीं लेना पड़ेगा। अगर मैं P पॉइंट के अबाउट मोमेंट लूं तो देखो किससे बच गया मैं? इस फोर्स से और इस फोर्स से बच गया। मुझे इन 3 फोर्सेस के अबाउट मोमेंट लेना पड़ेगा। मोमेंट कैसे लेते हैं? क्लॉकवाइज मोमेंट्स नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स पॉजिटिव। तो ये काम हम कल करेंगे। डायग्राम सबका कंप्लीट हो जाना चाहिए। स्मॉल डी कल हम पता लगाएंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर।